हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक सेल्फ एजुकेशन 2.0 में आपका स्वागत है। आज के सेशन करंट अफेयर के सेशन है और आपके जो अपकमिंग एग्जाम है, रेलवे ग्रुप डी हो चाहे वो एसएससी का एमटीएस हो, आप यदि वीडियो देख रहे हैं तो आपका करंट अफेयर इससे बात बिल्कुल नहीं जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक स्कीम लेके आए हैं जिसका नाम है अग्निपथ। इस स्कीम में जो कैंडिडेट्स की जो एज है वो 21 वर्ष से इन्होंने बढ़ा दी है और नॉर्मल एज लेते थे इनकी 17.5 वर्ष। तो आपको ये बताना है कि इसकी 21 से बढ़ाकर कितनी एज इन्होंने कर दी है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं पहले क्वेश्चन, तो इन्होंने कितनी एज की है, वो है 23 वर्ष इन्होंने इसकी क्या कर दी है, एज कर दी है। जैसे कि हम जानते हैं अब जो आर्मी में जो सोल्जर्स भर्ती होंगे तो वो किस रेंज पे होंगे, वो उनको अग्निवीर कहा जाएगा। और जैसे कि 2 साल की जो टाइम पीरियड जो उनके लिए बढ़ाया है एज का, वो इसलिए क्योंकि 2 साल बैक में अगर देखें तो किसी भी प्रकार की आर्मी की तरफ से कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुई है, जिसके चलते जो कैंडिडेट्स हैं जिनका मतलब कि एज क्रॉस हो चुका है, मतलब कि एज उनकी निकल चुकी है, तो उनके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ है कि वो इसके थ्रू आर्मी ज्वाइन करें और अग्निवीर के तहत वो आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं। और 4 साल की अपनी देश सेवा देने के बाद उनका रिटायरमेंट हो जाएगा और जिससे जो अग्निवीर का एक सर्टिफिकेट दिया जाए जिसके तहत वो बिजनेस, एजुकेशन या जो अदर जॉब्स हैं उनको करने के लिए उसको क्या होगा, उनको एक तरह से आरक्षण मिलेगा। ठीक है, तो एक काफ़ी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटीज लेके आए हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, किस देश के पूर्व कप्तान 37 वर्षीय विलियम पोर्टफील्ड ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो ये जो है वो किस देश के हैं विलियम पोर्टफील्ड? आपके ऑप्शन है ए स्कॉटलैंड, बी ऑस्ट्रेलिया और सी वो है इंग्लैंड और डी हमारा आयरलैंड। तो इसका जो राइट आंसर वो हमारे ये किस क्रिकेट टीम के प्लेयर हैं? तो विलियम पोर्टफील्ड जो है वो है आयरलैंड के ये कैप्टन है, पूर्व कप्तान है। विलियम पोर्टफील्ड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से इन्होंने क्या है, संन्यास ले लिया है। पोर्टफील्ड ने संन्यास की घोषणा के बाद 16 साल तक अपने देश का प्रतिनिधित्व करना मेरे लिए सम्मान की बात है। पोर्टफील्ड ने 2 दिवसीय एक विश्व कप T20 विश्व कप में आयरलैंड का इन्होंने क्या किया था, एक तरह से नेतृत्व किया था। ठीक है, तो ये है विलियम पोर्टफील्ड। ओके, अगला क्वेश्चन, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस भारतीय अमेरिकी को पेंटागन का एक शीर्ष पद के लिए नामित किया है? तो वो कौन है? आपके ऑप्शन ए राधा अयंगर प्लम्ब, बी शांति सेठी, सी महेंद्र टंक या डी प्रमिला जयपाल। तो जो अमेरिकी राष्ट्रपति में जो भारतीय अमेरिकी पेंटागन क्या उनकी एक डिफेंस सिक्योरिटी है, तो जहां उसको क्या नाम देते हैं, पेंटागन कहते हैं। तो इसमें जो उच्च पद के लिए नियुक्त की गई है वो है राधा अयंगर है। ठीक है, राधा अयंगर जो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक भारतीय मूल की अमेरिकी हैं, राधा अयंगर प्लम्ब को पेंटागन के एक शीर्ष पद पर इन्होंने नामित किया है। जो उनकी सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी कोई काम होता है वो कहाँ होता है, पेंटागन में होता है। यानी कि डिफेंस के जो एक्सपर्ट होते हैं वो कहाँ बैठे होते हैं, तो पेंटागन में बैठे होते हैं। प्लम्ब ने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में पीएचडी की है और गूगल व फेसबुक में भी काम किया है। वे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में असिस्टेंट प्रोफेसर और हार्वर्ड में रॉबर्ट वुड जॉनसन हेल्थ पॉलिसी स्कॉलर भी रह चुकी हैं। और ये कौन है, ये इंडियन है। जीएसटी काउंसिल की 47वीं बैठक का आयोजन निम्न में से किस शहर में किया जाएगा? तो कौन से शहर में किया जाएगा जीएसटी काउंसिल की 47वीं बैठक? आपके ऑप्शन है ए रांची, बी दिल्ली, सी श्रीनगर और डी लखनऊ। तो इसका जो सिंपल सा आंसर वो क्या है, वो है हमारा श्रीनगर। जी हाँ, तो वित्त मंत्रालय ने बताया कि काउंसिल की 47वीं बैठक जो 28 से 29 जून को 2022 को कहाँ हुई, श्रीनगर में हुई। पहली जीएसटी काउंसिल की बैठक में अप्रैल के लिए निर्धारित की गई थी, लेकिन जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं कौन है, निर्मला सीतारमण जी हैं। निर्मला सीतारमण जी के मतलब टाइट शेड्यूल होने के कारण ये बैठक को क्या कर दिया गया, एक्सटेंड कर दिया गया। जानकारी के लिए बता दें कि जीएसटी काउंसिल की बैठक में वित्त मंत्री की अगुवाई में होती है। इसमें केंद्र और राज्यों के वित्त मंत्रित्व शामिल होते हैं। आप कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि वर्तमान में भारत सरकार के जो राजस्व सचिव हैं, जो एक मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती है, जो एक यूपीएससी के थ्रू एक सीनियर आईएएस अधिकारी को मिलती है, तो ये वर्तमान में अभी कौन है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है।
अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष निम्न में से किसको नियुक्त किया गया है? तो किसको नियुक्त किया गया? आपके ऑप्शन है ए राहुल सचदेवा, बी रंजना प्रकाश देसाई, सी प्रकाश मल्होत्रा और डी मोहन अग्रवाल। यानी कि पीटीआई, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, सॉरी भारतीय प्रेस परिषद के जो अध्यक्ष है किसको नियुक्त किया गया? तो इसका जो राइट आंसर वो कौन है? रंजना प्रकाश देसाई को नियुक्त किया गया। ये हाईकोर्ट उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई को भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष के लिए चुना गया है। न्यायाधीश कौन है? ये एक जस्टिस भी रह चुकी है रंजना प्रकाश देसाई। इनका जो जन्म हुआ है वो 30 अक्टूबर 1949 को हुआ था। उन्होंने 1970 में एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई से कला में स्नातक किया है और 1973 में इन्होंने गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई से कानून में स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की है। वे सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रही हैं। ओके, अगला क्वेश्चन, केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव के मुताबिक भारत में कब तक 5G सेवाएं लॉन्च कर दी जाएंगी? आपके ऑप्शन है ए अप्रैल 2024, बी मार्च 2025, सी दिसंबर 2022 और डी मार्च 2023 तक। तो ये जो बताया गया है अश्विनी वैष्णव के मुताबिक, क्योंकि ये हमारे आईटी मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि मार्च 2023 तक भारत के अंदर क्या है, एक तरह से 5G जो सेवाएं हैं वो चालू हो जाएंगी। यानी कि जो सेंट्रल संचार मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव के मुताबिक 5G जो सेवाएं हैं भारत के अंदर मार्च 2023 से चालू हो जाएंगी। 5G सर्विस मिलने लगेगी और जो कि 4G से भी 10 गुना तेज स्पीड होगी। इससे पहले इन्होंने एक दिन पहले 5G स्पेक्ट्रम नीलामी करने के लिए दूरसंचार विभाग के प्रस्ताव को उन्होंने मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि 20 साल की वैलिडिटी के साथ कुल 72 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की नीलामी जुलाई के अंत में पूरी हो जाएगी। ओके, ये कौन है? ये हमारे आईटी मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव जी। इससे पहले इन पर कौन सा मंत्रालय था? रेलवे मिनिस्ट्री था। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में आरती प्रभाकर को किस देश के राष्ट्रपति के विज्ञान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? आरती प्रभाकर को आपके ऑप्शन है ए चीन, बी रूस, सी अमेरिका और डी नेपाल। कौन है? आरती प्रभाकर को किस देश के राष्ट्रपति के विज्ञान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आपके ऑप्शन है ए बी सी डी। तो इसका जो राइट आंसर वो क्या है? अमेरिका। तो अमेरिका के वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में इनको क्या किया गया है? नियुक्त किया गया है। किसको? आरती प्रभाकर को। जैसे कि हाल ही में आरती प्रभाकर को अमेरिका के राष्ट्रपति विज्ञान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। वे एरिक लैंडर की जगह लेंगी, जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान अपने कर्मचारियों को धमकाने और शत्रुतापूर्ण कार्य वातावरण बनाने की बात स्वीकार करने के बाद उनकी नियुक्ति के 9 महीने बाद भूमिका छोड़ दी थी। आरती का जन्म भारत में हुआ था, उनका पालन पोषण टेक्सास में हुआ था। उन्होंने 1984 में कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से PhD पूरी की है, जिसके बाद उन्होंने NIST का नेतृत्व करने से पहले डैरपा में एक प्रोग्राम मैनेजर के रूप में इन्होंने 7 साल क्या किए बताए हैं। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा, संयुक्त राष्ट्र हर साल किस दिन को मरुस्थलीकरण और सूखे का मुकाबला करने हेतु विश्व दिवस यानी कि वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट मनाता है? तो किस दिन मनाता है? आपके ऑप्शन है ए 10 मार्च, बी 17 जून, सी 12 मई और डी 25 अगस्त। तो इसका जो राइट आंसर वो क्या है? तो वो है हमारा 17 जून। 17 जून को हम वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट मनाते हैं, हर साल मनाया जाता है। ये क्या होता है? ये मरुस्थलीय यानी कि जो भी मरुस्थलीय या फिर सूखे का मुकाबला करने के लिए विश्व दिवस भूमि क्षरण और मरुस्थलीकरण के प्रति सार्वजनिक दृष्टिकोण को बदलने का जो क्या ध्यान केंद्रित करता है। तो ये स्कीम एक तरह से रिस्टोरेशन लैंड रिकवरी, वी बिल्ड बैक बेटर विद हेल्दी लैंड। तो ये क्या इसकी थीम है। ओके, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उड़ीसा के चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज से कम दूरी की किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? तो कौन सी बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? आपके ऑप्शन है ए पृथ्वी 2, बी अग्नि 2, सी त्रिशूल 2 और बी प्रहास द्वितीय। राइट आंसर रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में उड़ीसा की चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज से कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का इन्होंने क्या सफल परीक्षण किया। यह मिसाइल उच्च स्तर की सटीकता के साथ लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। बकौल मंत्रालय
प्रशिक्षण प्रक्षेपण ने मिसाइल के सभी परिचालन और तकनीकी मानकों को सफलतापूर्वक इन्होंने क्या किया, इन्होंने सर्टिफाइड किया, यानी कि मान्य किया। मिसाइल एक सिद्ध प्रणाली है और बहुत उच्च स्तर की सटीकता के साथ लक्ष्य को भेजती है, यानी कि एक बार इसने अपने टारगेट को अगर डिसाइड कर लिया तो उस टारगेट को वो मतलब कि फाइनल करके ही ये दम लेगी। ओके, अगला क्वेश्चन, हाल ही में महाराष्ट्र के चेयरमैन है रतन टाटा। महाराष्ट्र के HSNC यूनिवर्सिटी समाज में उनके अतुलनीय योगदान के लिए उन्हें डॉक्टर लिट की मानद उपाधि से सम्मानित किया है। महाराष्ट्र के राज्यपाल और इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति भगत सिंह कोश्यारी ने शनिवार को विश्वविद्यालय के विशेष दीक्षांत समारोह में रतन टाटा को यह क्या उपाधि प्रदान की है। कौन है? एक तो कॉलेज के कमेंट बॉक्स में आप ये शेयर कीजिए कि महाराष्ट्र के वर्तमान प्रेसिडेंट में जो राज्यपाल है उनका नाम क्या है। इसे हाल ही में संयुक्त राष्ट्र का अवर महासचिव नियुक्त किया गया है। किसको नियुक्त किया गया? आपके ऑप्शन है ए कोमल मल्होत्रा, बी गीता देवी, सी रबाब फातिमा और डी सरिता गुप्ता। संयुक्त राष्ट्र का अपर महासचिव जो नियुक्त किया गया है, तो इसका जो राइट आंसर वो हमारा क्या है? ऑप्शन सी। जी हाँ, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र में बांग्लादेश की जो स्थायी प्रतिनिधि राजदूत रबाब फातिमा को संयुक्त राष्ट्र का अवर महासचिव नियुक्त किया गया है। महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने राजदूत फातिमा की नियुक्ति की घोषणा की है। वे जमैका के कर्टन ग्रेटेड की जगह लेंगी और जिन्हें सेफ्टी कैबिनेट के रूप में नियुक्त किया गया है। राजदूत रबाब फातिमा इस पद पर नियुक्त होने वाली बांग्लादेश की पहली महिला राजनयिक यानी फर्स्ट वुमेन डिप्लोमेट है। कहाँ की है जी? ये बांग्लादेश की है। शेख हसीना बांग्लादेश की कौन है? वो प्राइम मिनिस्टर है। ओके, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा देश अनिवार्य मृत्युदंड समाप्त करने पर सहमत हुआ है? तो कौन सा देश है जो सहमत हुआ है? आपके ऑप्शन है ए बांग्लादेश, बी मलेशिया, सी चीन और डी रूस। यानी कि मृत्युदंड एक अनिवार्य जो उसको समाप्त करने पर सहमत हुआ तो वो हुआ कौन सा देश हुआ? वो है मलेशिया। जी हाँ, जैसे कि मलेशिया की सरकार ने अनिवार्य मृत्युदंड को खत्म करने और न्यायाधीशों को अलग अलग अपराध के हिसाब से वैकल्पिक सजा सुनाने की अनुमति देने पर सहमति व्यक्त की है। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के लिए यह फैसला अहम माना जा रहा है क्योंकि इन देशों में मौत की सजा वाले अपराधों में हत्या, मादक पदार्थों की तस्करी, आतंकवाद, अपहरण और आग्नेय शास्त्र का इस्तेमाल शामिल है। ओके, तो मलेशिया जो काफी एक डेवलपिंग नेशन है। भारत की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट किस शहर में स्थापित की जाएगी? आपके ऑप्शन है ए दिल्ली, बी पटना, सी रांची और डी हैदराबाद। तो फर्स्ट जो डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट है जो स्थापित की जाएगी वो की जाएगी कहाँ? हैदराबाद के अंदर। जैसे कि जानेंगे तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद में भारत की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट स्थापित करने के लिए बेंगलुरु बेस्ड एलएस के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके लिए उन्होंने 24,000 करोड़ रुपए का इन्होंने क्या है इन्वेस्टमेंट किया है और इसे इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन प्रोग्राम के तहत क्या किया जाएगा? इसको स्थापित किया जाएगा। देखो डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट के तहत। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस किस दिन मनाया जाता है? किस दिन मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए 10 जनवरी, बी 12 मार्च और सी हमारा 16 जून और डी हमारा 17 जुलाई। तो इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है हमारा कब? 16 जून को। जैसे कि हर साल संयुक्त राष्ट्र द्वारा 16 जून को अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस मनाया जाता है। यह दिन विदेशों में रहने वाले प्रवासियों के लिए, प्रवासी यानी कि जो एनआरआईज होते हैं उनके लिए है।
उनको सम्मानित और अपने देश में अपने परिवार के सदस्यों के जीवन को बेहतर बनाने में मदद करने के लिए मनाया जाता है। जो पहला अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस है वो 2015 में कब मनाया गया था? फर्स्ट टाइम 2015 में इसको सेलिब्रेट किया गया था, अंतर्राष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस। ओके, अगला क्वेश्चन, फ्रांस की प्रमुख ऊर्जा कंपनी टोटल एनर्जीज और अडानी समूह के हरित हाइड्रोजन उद्यम में कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल करेगी? कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल करेगी? आपके ऑप्शन है ए 35%, बी 25%, सी 45% और डी 10%। तो जो हिस्सेदारी हासिल करेगी वो कितनी करेगी? वो है 25% हासिल करेगी। जो फ्रांस की कंपनी है कौन सी? टोटल एनर्जीज और अडानी समूह के बीच में एक ग्रीन हाइड्रोजन उद्यम को लेके हिस्सेदारी जो हुई है वो कितनी हुई? 25% की हुई है। फ्रांस की प्रमुख कंपनी है टोटल एनर्जीज और हमारे इंडियन जो रिचेस्ट पर्सन है अडानी जी के बीच में 25% की हिस्सेदारी हासिल करेगी। अडानी समूह ने एक बयान में कहा कि उससे संयुक्त रूप से दुनिया का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए फ्रांसीसी फर्म के साथ एक नई क्या हुई? साझेदारी हुई, यानी कि नई पार्टनरशिप होगी। ओके, और टोटल एनर्जीज कहाँ की कंपनी है? तो ये फ्रांस की कंपनी है। अगला क्वेश्चन, किस देश की सरकार ने कोविड महामारी के चलते भारतीयों पर लगाए सख्त वीजा प्रतिबंधों को हटाने का फैसला लिया है? तो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट कौन सी कंट्री ने लिया है? आपके ऑप्शन है ए चीन, बी बांग्लादेश, सी नेपाल और डी श्रीलंका। तो हम सभी जानते हैं जो कोरोना जो सबसे पहले जिसके केस जो मिले थे वो कहाँ मिले थे? वो मिले थे कहाँ पे? चीन के अंदर। और जो फैसला भी जो किसने लिया है? वो चीन ने लिया है। मतलब कि इंडिया के ऊपर उन्होंने क्या लगाए थे? बैन्स लगाए थे, तो उनकी वीज़ा के ऊपर सख्ती दिखाई थी, वो इसको उन्होंने क्या रिलीज़ कर दिया। कोरोना महामारी पिछले 2 सालों से भी अधिक समय से चीन के द्वारा वीज़ा प्रतिबंध का सामना कर रहे इंडियंस के लिए एक अच्छी खबर है। दरअसल चीन की गवर्नमेंट ने कोविड महामारी के चलते भारतीयों पर लगाए जो सख्त जो वीज़ा प्रतिबंधों को हटाने का इन्होंने क्या लिया? फैसला लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग देखें तो चीन की सरकार ने उन छात्रों के लिए भी विचार कर रही है जो चीन में अपनी स्टडी को छोड़कर भारत में क्या है वो बैठे हैं, अपनी स्टडी को कर रहे हैं। तो एक मतलब काफ़ी अच्छी न्यूज़ है इंडियंस जो स्टूडेंट्स हैं जिनकी जो स्टडी है जो कंटिन्यूस चलती रहे। ओके, तो फ्रेंड्स आपको ये सेशन कैसा लगा? अपनी राय दें। यदि वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को क्या करें? सब्सक्राइब भी जरूर करें। एंड जय हिंद।